नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। मैं उस टाइम के ऊपर चीज़ के बारे में बात करता हूं जब कोई बात नहीं कर रहा होता। आपको पता होगा मैंने गोल्ड के मुतल्लिक तब बात की थी जब कोई पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के बारे में जानता ही नहीं था, और फिर गोल्ड की ऊंची उड़ान आपने ऐसी देखी कि सोने ने लोगों को अरबोपति खरबोपति बना दिया। लोग यकीन करें दुआएं देते हैं मुझे। मैं कहता हूँ यार अगर मुझे कुछ देना ही है तो मुझे दुआएं दो, मुझे और नहीं चाहिए आपसे कुछ। बात ये लोगों की ज़िंदगियां बन गई, लोग खुशहाल हो गए, मुझे इसी बात की खुशी है। टाइम पे चीज़ को लेना है जब वो सस्ती हो, जब महंगी हो जाए उसके बाद अब स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हर आदमी बातें कर रहा है। अभी दाखिल भी हो गए तो कितना कमा लोगे, फिर कल गिर गई तो क्या करोगे, हाथ मलते रह जाओगे। भाई कोई यहाँ पाकिस्तान में कोई किसी का नहीं, ये मैं आपको अभी बता दूँ। ये मैं अच्छा वो लोग बोलेंगे सिर्फ यही, यार अपने घर की बंदा बात करेगा ना, अपने मुल्क की बात करेगा, मुझे परायों से क्या लेना देना, दुनिया में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना। लोग बोलते हैं साहब महंगाई पाकिस्तान में ही नहीं अमेरिका में भी है, तो मैं कहता हूं मैं अमेरिका का शहरी तो नहीं हूं ना चाचू, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मुझे इससे क्या गर्ज, दुनिया में क्या हो रहा है। आप पूरा दिन कहते हो ना, आप पूरा दिन मिली नगमे चलाते हो, गाने चलाते हो, हुब्बुल वतनी के पैगाम देते हो, हमें कहते हो मुहिबे वतन बनो, खुद 2 पासपोर्ट सबके पास मौजूद हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई मैं अपने मुल्क के हालात के बारे में बात करूंगा ना, व्हाई आई विल टॉक अबाउट एनीवन एल्स, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं यहां पे रह रहा हूं, मैं दुनिया के मामलात पे बातें शुरू कर दूं। गुल प्लाजा की आग काबू में नहीं आ रही, बातें करें दूसरे मुमालिक की। हाँ नहीं, आप मुझे बताएं दूसरी जगहों पर नेग्लिजेंस और दूसरे जगहों के ऊपर रेसिज्म और दूसरे लोगों के इश्यूज के बारे में बात करने की हमें क्या जरूरत। ये वो बात करता है जिसके अपने मसाइल नहीं होते, वो दूसरों के मसाइल के मुतालिक बात करता है। ये मखसूस कौम पाकिस्तान की मैंने देखी है कि अपनी बेटी घर बैठी हो, शादी नहीं हुई, बाल में चांदी आ गई, लेकिन दूसरों की बेटियों की शादी की फिक्र इस कौम को लगी हुई है। मैं बता दूं हर अंकल जो मुझे मिलते हैं ना वो यही कहते हैं यार मेरी फलाने की बेटी की शादी नहीं हुई, मुझे उसकी बड़ी फिक्र है। भाईजान तुम अपने बच्चों की फिक्र करो, तुम दूसरों की नहीं करो, ये सबसे बड़ा मसला है। भाई पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र करें, पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें, पाकिस्तान के इश्यूज और चैलेंजेस का हल निकालने की कोशिश करें। और ये वही सोच सकता है जो इस मुल्क से उनसियत और मोहब्बत रखता हो। और यही मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग मानते नहीं हैं। भाई मुझे क्या लेना देना दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दुनिया में तो बहुत जगहों पर खुशहाली भी बहुत है। अब मैं उस खुशहाली को देखकर पूरा दिन जलता रहूं कि फलां जगह खुशहाली, फलां जगह खुशहाली, हमारे यहाँ नहीं। कोई बात नहीं यार, जो है हमारा मुल्क है, हमें इसको ठीक करना है। अब लेट्स फिक्स द प्रॉब्लम। अब फिक्स द प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट ये है कि इंसान सभी ठीक हो सकता है, तभी ठीक हो सकता है जब वो खुद ठीक होना चाहे। जो शख्स ठीक ही ना होना चाहे वो ठीक नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन ई कैप, इसके साथ साथ मईशत पर बड़ी गहरी निगाह रखने वाले शख्स। वेलकम सर। थैंक यू। मलिक बोस्तान साहब, इससे पहले कि मैं मौजू पे आऊँ, आपने भी एक मरतबा नारा लगाया मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान। बात यह है कि हम पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, अब हम मजबूर हैं इकोनॉमी के रेफरेंस से। और पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए सबसे पहले ज़ाविया निगाह और ज़ाविया नज़र मुल्क के मुस्तकबिल पे रखना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके मुतालिक ज़रा 2 बातें करें, फिर मैं मौजू पर आऊँ। जी देखो जी, जैसे अभी आपने कहा ना, बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान है तो हम सब है, पाकिस्तान सबकी अहमियत होनी चाहिए। और पाकिस्तान की मैशत जब तरक्की करेगी तो आम आदमी तरक्की करेगा। और मैशत पे जो हमारी है पटरी पे तो चढ़ चुकी है, बहुत से हमारे फिगर बहुत अच्छे हो गए हैं। कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है आपके सामने, आपके रिज़र्व रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। और पिछले 3 साल में आप देखें ना, 22 अरब डॉलर से अपना 3 अरब डॉलर से बढ़ के 22 अरब डॉलर के करीब हो गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और इसी तरह आपका इन्फ्लेशन 22% से कम होकर 6% पे आ गया। इंटरेस्ट रेट जो कम नहीं किया कारोबार बरादरी का, ये बड़ा देरीना मुतालबा था कि इसको जो है कम करें। क्योंकि रीजन में आप देखें तो इस वक्त जो है चाइना का 3% है, इस तरह जो इंडिया है उसका 5% है, श्रीलंका का 7% है।
तो जो अगर रीजन से भी देखें तो कम से कम हमारा उनके मुकाबले में अब आप क्या कह रहे हैं 5.6% आपका इन्फ्लेशन है, तो 2% इंटरेस्ट रेट प्लस भी करें तो फिर भी 8 नहीं 9% कर दें। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कारोबारी जो लागत है वो कम हो जाती है, और जब बढ़ाते हैं तो कारोबारी लागत में इजाफा हो जाता है, और सस्ते कर्जे इस कारोबार को बूस्ट करते हैं और आपकी जीडीपी को बढ़ाते हैं, आपके मुनाफे को बढ़ाते हैं। महंगे कर्जे आपको नुकसान की तरफ ले जाते हैं, और हमारी मैशत जो जिस तरह बड़ी पिछले 3 साल में बहुत से फिगर इसने हाईएस्ट में गए हैं, जैसे मैंने इन्फ्लेशन का कहा है, इंटरेस्ट भी 22% से ज़ाहिर है कम हुआ है, और लेकिन जो रीजन को देखें और मौजूदा हालात को देखें तो आपको इसको 7 से 8% में लाना होगा लाजमी, और यही हमारी तरक्की का राज है। हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोग कर्जे लेंगे, कारोबार करेंगे, क्योंकि लोगों के पास कैपिटल नहीं है, और कैपिटल बैंक ही पूरा करते हैं। पूरी दुनिया में या स्टॉक से कैपिटल लिया जाता है या फिर लिया जाता है बैंकों से। तो जितनी भी इंडस्ट्री है वो हमारी दिन ब दिन उसकी सिकुड़ती जा रही है, हमारी जो एक्सपोर्ट कम होती जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए हमें बड़ी सस्ते कर्जे देने होंगे। हमारा टैक्स का निज़ाम बड़ी तरह पिछले 12 साल में फेल हो चुका है, और गैर ज़रूरी टैक्स लगा के बहुत सी बड़ी सनतें हैं जो बंद हो रहे हैं, बाहर की जो इंडस्ट्री है वो बाहर जा रही है। पाकिस्तान की तरक्की हर आदमी की ख्वाहिश है, और हर आदमी तरक्की तब भी करेगा जब आम आदमी तरक्की करेगा, क्योंकि वो आपकी तरक्की में इजाफा होता है। हमारी एग्रीकल्चर है, पिछले 3 साल से सैलाब भी नज़र हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है, ट्रेड हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, जिसकी ट्रेड तजारती खसारा बढ़ा है वो तो मैं समझता हूँ ओवरसीज़ का मैं मरौने मिन्नत है, जो कि $38 अरब इस साल उन्होंने भेजे हैं, और उन्होंने करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखा, वरना आज हमारा करंट अकाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा खसारे का सामना करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें मैशत से जुड़ी हुई हैं, और मैशत ही हमारी मजबूत पाकिस्तान को, और दिफा हमारा मजबूत है। जो कि हमारे मई में जो इंडिया ने हमला किया तो वो हमारी उसने दिफाई क़ुव्वत को भी दुनिया ने देख लिया, और उससे हमारी दिफाई ताकत भी के साथ साथ हमारी दिफाई एक्सपोर्ट भी बढ़ गई है। हमारे F-17 थंडर तैयारों की बड़ी मांग है इस वक्त, और मैं समझता हूँ अज़रबैजान ने, लीबिया ने 3 अरब डॉलर के माहे कर लिए हैं। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तानी जो रफ़ील उसने लिए थे, पाकिस्तानी थंडर ने पूरी दुनिया में अपनी दाग बिठा दी है। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, पिछले साल 10 अरब डॉलर की दिफाई माहे हुए हमारे, और अभी ये जो हमारा F-17 थंडर है उसके माहे होते हैं तो ये 15 अरब डॉलर तक चले जाएंगे, क्योंकि 4 अरब डॉलर लीबिया के साथ हुए, 4 अरब डॉलर का अज़रबैजान के साथ हुआ है। बाकी सऊदीया ने भी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए कहा है कि मेरे जो यहाँ पड़े हैं 3 अरब डॉलर, उसमें 4 अरब डॉलर का जो मैं दिफाई माहा करूँगा, इस तरह यूएई ने भी यही कहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मुझे लगता है कि इस साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हुई है, लेकिन दिफाई एक्सपोर्ट के साथ हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ के जो किसी तरह भी 27 अरब डॉलर 26 डॉलर से ऊपर नहीं जा रही थी, इंशाल्लाह 30 से 35 अरब डॉलर पे चली जाएगी। इस तरह हमारे रेमिटेंस से बड़े तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, 7 लाख पाकिस्तानी बाहर गए हैं, उसमें लेबर 4 लाख गया, बाकी सारे स्किल्ड लोग हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की, स्किल्ड लोगों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी रेमिटेंस में अगले साल इंशाल्लाह 45 अरब डॉलर तक चली जाएगी। डॉलर का रेट मैं आपको बताता चलूँ, जो कि 340 से कम हो गया, आज अल्लाह का शुक्र है 280 के करीब आ गया, और ये बड़े अलग कर्म है, जिससे इन्फ्लेशन कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ। हमारी मैशत जो बिल्कुल लोग बातें कर रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, 500 का डॉलर होगा, आज लोग बातें करें डॉलर 250 का हो जाएगा, तो इंशाल्लाह 250 से भी कम हो जाएगा। और ये जो अभी जिस तरीके से आप देखो ना, अगर 340 से कम होकर 280 पे आ सकता है, अब तक 30 रुपये का फ़र्क रह गया, और ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आवाम को खुशखबरी दे रहा हूँ, इसी साल इंशाल्लाह आप देखेंगे डॉलर का रेट 250 को टच करेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे ये भी पूछनी थी कि अभी एक इम्पेडिमेंट या रुकावट इन्होंने बताई IMF प्रोग्राम वाली, कि IMF का प्रोग्राम तो पास हो गया, सही है, लेकिन जब भी हम हुकूमत से कोई भी मुतालबा करते हैं, चाहे इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हो या कुछ हो, तो IMF का पर्चा दिखा देते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सरकमवेंट किया जा सकता है, किस नौइयत के रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। लेकिन हम फोकस इसी पे करते हैं। सर, ये IMF वाला सवाल जिसका जवाब आपने मुझे ब्रेक में दिया, एहतियात से मैं चाहूँगा इसका जवाब मुझे ज़रूर दें कि मेन इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मेजर टारगेट है रेवेन्यू का, और अभी आज का मौजू भी यही है। तो IMF का जो टारगेट है ख़ास तौर पे FBR के लिए, रेवेन्यूज़ के लिए, वो आपके ख्याल से अगर
अपनी पॉइंट से ऑफ हो जाता है तो उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं? जी देखो FBR के चेयरमैन ने भी ये तस्लीम किया है कि टैक्स हमारा का निज़ाम है गैर मुनसफाना है, ये तो उन्होंने कहा, और ख़ास तौर पर सब तनख्वाहदार तबके पे तो बहुत ज़्यादा है, तो जो कि तकरीबन 38% बनता है, जी जी जबकि कारपोरेट टैक्स आपको 30% है और इनसे 8% भी आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो वो कहते हैं जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम IMF से बात करेंगे, हम कम करना चाहते हैं, ज़्यादती है, रीजन के लिहाज से भी ज़्यादती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, शुक्र उनको एहसास हो गया। लेकिन शरत वही IMF से मसले जब ये मायदा करते हैं तो वो होता ये है कि ये उस वक्त लिख के देते हैं कि हम इस साल 14,000 या 15,000 अरब जो टैक्स इकट्ठा करेंगे और सारा इतना हम लेंगे, बिजली पे टैक्स लगा के हासिल करेंगे, इतना हम गैस पे लगा के हासिल करेंगे, इतना हम पेट्रोलों पे लीवी लगा के टैक्स हासिल करेंगे, तो इतना हम तनख्वाहदार तक पे लगाएंगे, इतना हम कारपोरेट पे लगाएंगे, इतना हम वेल्थ पे लगाएंगे, इतना हम प्रॉपर्टी पे लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी एग्रीमेंट होती हैं, और जब आप वो रेवेन्यू कम हो जाता है या आपकी कलेक्शन कम हो जाती है तो फिर आप उनसे पूछना पड़ जाएगा तनख्वाहदार को हम देना चाहते हैं, कोई भी सहूलत देने से पहले आपने उससे एग्री, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आपका ये अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो फिर कोई दूसरा हमें दरवाज़ा दिखाएं जहाँ से आप ये लेके आएंगे पैसे। तो फिर ये इनके पास कोई दूसरा दरवाज़ा है नहीं, एक ही दरवाज़ा है जो कि नॉन फाइलर हैं या जो लोग टैक्स देते नहीं, टैक्स चोर हैं, उनको फिर इनका हाथ पकड़ते नहीं, वो इनके हाथ में आते नहीं हैं, और वो अगर हाथ में आ जाए तो बड़े पैमाने में टैक्स हमारा इजाफा हो जाता है। इस तरह हुकूमत का बहुत बड़ा खर्चा है, 40,000 अरब जो है वो कम होने का नाम नहीं लेता, तो वो उसको कम करना, वो कम कर लेते तो वो भी एक लोगों को। लेकिन IMF का बहुत इसरार है कि हुकूमत अपने अखराजात को कम नहीं, वो कहती है अपने अखराजात कम करे, नहीं करते, कम करेंगे तो मसला गवर्नमेंट अगर की अपनी भी नेकनामी होगी, आवाम भी खुश होंगे, हाँ जी हमारी हुकूमत ने कुर्बानी दी है तो हमें भी फिर कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत देरीना मुतालबा है और काफ़ी अरसे से उनकी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान जो है वो एक लीन गवर्नमेंट यानी एक पतली पतलूक किस्म की हुकूमत चलाए, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ग्लटन हो चुके हैं। तो इसके लिए उन्होंने रिफॉर्म्स पेश किए थे सर, लेकिन उन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आपने वो रिफॉर्म पढ़े भी होंगे, ज़्यादा रिफॉर्म्स तो उन्होंने पावर सेक्टर के लिए दिए थे हमारे, कि आप अपने डिस्कोस को बेहतर मैनेज करें, अपने पावर मैनेजमेंट ठीक करें, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम ठीक करें। उस पर कोई अमल दरामद आपने देखा? मैंने कम देखा है उस पर अमल दरामद। नहीं, आपकी लीकेज ही नहीं ख़त्म हो रही, आपके जो है बिजली कितनी चोरी हो रही है वो आप नहीं पकड़ रहे। वहाँ मतलब KP में ये हाल है, और वहाँ तो मतलब डायरेक्ट ग्रिड स्टेशन से तारें जो हैं वो ले लेते हैं अपने घरों में, और मीटर का नामो निशान नहीं है। मीटर लगाने कोई आता है तो उसकी सर की कीमत रखी हुई है, तो डर के मारे कोई मीटर लगाते ही नहीं है, तो सारे का सारा कुंडा सिस्टम उधर भी ये हाँ, ये हकीकत मैं बता रहा हूँ। वहाँ तो उन्होंने सर की कीमत रखी है, कोई अगर हमारा मीटर चेक करना है तो उसको जो मारेगा उसको इतना हम इनाम देंगे, ये तो हालत है इलाका गैर में। ये बड़ी अच्छा, नहीं वो तो माजी का उनका सिस्टम था ना, शायद बिजली उनको फ्री मिलती थी फाटा वालों को, नहीं, लेकिन अब नहीं है ये सिस्टम। वो उन्होंने इसका मीटर ही नहीं लगाते, ना मीटर होगा ना बिल देना पड़ेगा, तो उनका जो लॉसेज हैं वो पूरा पाकिस्तान बेयर करता है। इस तरह यहाँ भी जहाँ जिन इलाकों में कच्चे इलाकों में कुंडे लगे हुए हैं तो उसका लॉसेज साथ वाले करते हैं जो बिल अदा कर रहे हैं, वो कहते हैं आपके इलाके में इतने बिजली, या फिर उसको लोड शेडिंग कर देते हैं। दूसरा इन्होंने हाल ये निकाला हुआ है, तो ये अपना मतलब मैनेजमेंट स्थिति नहीं करते, गवर्नेंस स्थिति नहीं करते, ये करनी चाहिए ना। आप ये लीकेज इसको बंद करें, या मुफ्त बिजली जो लोग कर रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल जो खा रहे हैं, मुफ्त मेंटेनेंस के पैसे ले रहे हैं, मुफ्त घरों में रह रहे हैं, तो इसकी बजाय इनको किराए दे दें, इनकी बजाय फ्यूल अलाउंस दे दें, तो खुद भी उसकी बचत करेंगे। एक आदमी को जब 1,000 लीटर फ्री मिलेगा पेट्रोल, तो वो तो ज़ाहिर है उसको या बेचेगा या बांटेगा या ज़ाया करेगा, तीनों में से एक काम तो लाजमी करेगा। अगर उसको पता है मुझे 1,000 लीटर के पैसे मिले तो पैसे तो कम से कम बचाएगा तो मुल्क का भी फायदा है, बचत होगी। लेकिन ये तो दिले बेरहम वाला हिसाब है, माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है। तो ये जितनी भी सहूलतें हैं ब्यूरोक्रेट को या जिन सरकारी अफसरान को दी जाती हैं, इनको सहूलतें ना दें, इनको अलाउंस दे दें, तो बहुत बड़ी बचत हो जाएगी आपकी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा मलिक बोस्ताम साहब, पिछले 2 सालों में क्या हुआ, पाकिस्तान ने हर तरह का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सोलराइजेशन के अंदर दुनिया में बहुत आगे निकल गया। पाकिस्तान सोलर पैनल इंपोर्ट करने वाले नंबर 1 कंट्री बन गया था, मतलब अभी जो पिछले साल में। अब इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मैसिव सोलराइजेशन हुई है और सोलर पैनल आ गए हैं, इसकी रिफ्लेक्शन ये है कि लोग ग्रिड से अब बिजली नहीं लेना चाहते। लोग कहते हैं हम अपनी बिजली सोलर पैनल से ख़ुद बना लें, लेकिन ये स्ट्रेटजी हमारे मुल्क की पावर पॉलिसी के मुखालिफ है। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस पर आप भी अपनी राय दें।
देखो अब इनकी बिजली बिकी नहीं रही, सरप्लस हो रही है। देखो ना, आपकी बिजली जब 47,000 आपकी प्रोडक्शन है और डिमांड आपकी रहेगी कम होके कोई 15,000 पे आ गई है, तो इसमें मेगावाट में तो आपके इतनी बिजली ज़ाया हो रही है ना, उसको आप क्योंकि जितने भी आपने आईपीपी के साथ मैदे की किराया तो आपको देना पड़ेगा, चाहे यूज़ करें ना करें, तो उसका नुकसान ये हो रहा है। और उस वक्त हुकूमत ने सोचा नहीं, बगैर सोचे समझे वो ड्यूटी फ्री पैनल की इजाज़त दे दी। तो पिछले 3 सालों में बेहिसाब पैनल जो है वो सोलर पैनल जो है इंपोर्ट किए गए, और उसके और इन्वेस्ट बड़ा पैसा भी पाकिस्तान का ज़ाया हुआ, और एक वक्त था पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब। मैंने सुना बहुत बड़ा इस पर स्कैंडल भी हुआ, फॉरेन करेंसी का भी स्कैंडल हुआ, और इन्वेस्टें बना के पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग की है, पकड़े भी गए हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं पकड़े, 1-2 पार्टियां पकड़ी गई हैं, वो भी निकल गई हैं, उन्होंने अपने जुर्माना दे के अपने आप कुछ बचा लिया, उनको सज़ा नहीं हुई। हालांकि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आता है, ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। एक आपकी सोलर की प्लेट अगर $10 की और आप $50 की उसको शो करके 1 लाख अगर कौम का ज़र मुबादला भी ज़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ, जो आप डिफॉल्ट के करीब गए थे 22 में, और उसकी वजह ये थी कि $3 अरब का आपके रिजर्व थे और डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। वो बेतहाशा ड्यूटी फ्री चीज़ें जो है वो ट्रेड मनी लॉन्ड्रिंग की गई, और पैसा बाहर भेजा गया, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हालांकि एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, और पैसा वापस लाना चाहिए जो भी और इनवाइस। अच्छा, पिछली मरतबा मेरी आपकी बात हो रही थी, फिर आपने भी बल्कि हमें कहा कि मीडिया को भी तहकीक करनी चाहिए, हमने भी तहकीक की। जो फिगर्स नंबर्स के मुतालिक आपने कहा था कि डॉलर की कदर बढ़ाने से एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा इजाफा देखने में नहीं आया। इनफैक्ट पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा चोट लगा जब हमने डॉलर की कदर में इजाफा कर दिया। ये सिलसिला मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में शुरू हुआ, फिर पीटीआई के दौर में तेज़ी पकड़ी, और फिर आपको पता है मामलात कहाँ से कहाँ निकल गए, फिर बड़ी मुश्किल से काबू आए। तो जो नंबर्स फिगर्स का आप कह रहे थे पिछली दफ़ा, नंबर्स फिगर्स ऐसे नहीं हैं कि कन्विंस किया जा सके कि डॉलर महंगा करने से एक्सपोर्ट बढ़ती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके बारे में आप अपनी देखिए, बिल्कुल देखो ना, आपकी जो जब आप रुपया की कीमत गिराते नहीं थे, रुपया मुस्तहकम होता था, तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती रहती थी, और जीडीपी के लिहाज से तब एक्सपोर्ट आपकी बहुत कम हो गई है। आपने इतना रुपया डिवैल्यू करके भी कोई हासिल नहीं किया। जब से रुपया रिवैल्यू हुआ है, आपने देखा पिछले ये हुकूमत जो पीडीएम की आई थी, और उसके बाद डॉलर का रेट जो है वो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने बड़ी सख्त एक्शन लिया। हमने उनसे बल्कि अपील की थी, और हमने कहा जी ये बॉर्डर पे बड़ी स्मगलिंग हो रही है, और ईरान का और अफगानिस्तान के और जो ये लोग हैं करेंसी स्मगलर हैं, और ये बहुत पैमाने में पाकिस्तान की मार्केट से भी डॉलर महंगे रेटों में ख़रीद के स्मगलिंग कर रहे हैं। तो आपके खिलाफ मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। उन्होंने फौरी एक्शन लिया, और पूरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने जितने भी करेंसी स्मगलर थे, हवाला ऑपरेटर थे, ब्लैक मार्केट वाले थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। कुछ पकड़े गए, कुछ ज़ेर ज़मीन हो गए, कुछ भाग गए। आज अल्लाह का शुक्र है, इस एक्शन की वजह से डॉलर 340 से कम होकर आज अल्लाह का शुक्र है 281 से भी नीचे चला गया। उसकी वजह ये क्रैकडाउन है। आप फील्ड मार्शल साहब अगर उसको एक्शन नहीं लेते हमारी अपील पे, तो आज डॉलर 500 का होता। तो ये अच्छा, जस्ट फॉर माई ओन नॉलेज मुझे बताइएगा कि ये जो डॉलर कह रहे थे कि अफगान बॉर्डर के ऊपर इतना, अब तो ज़ाहिरी बात है वो कटेल हो गया, आप बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक काबू में लिया जा चुका है, लेकिन बेसिकली आपका कहने का मकसद ये कि लोग बॉर्डर के ऊपर क्या करते थे, बैग में ये पैसे डाल के क्रॉस कर लेते थे बॉर्डर, अफगानिस्तान चला जाता था वो डॉलर। एम आई राइट? नहीं, उनके पास तो फिर वो ऐसा नहीं होता कि वो बैगों को बैग भर के ले जाते थे। उनके एक नेटवर्क होता था, उनके बाकायदा कैरियर होते थे, और वो फैमिलियों के साथ लेके उनकी आड़ में ले जाते थे, ताकि पकड़े भी जाएं तो ज़्यादा अमाउंट ना पकड़ा जाए, और बांट देते थे। और क्योंकि वहाँ डॉलर का रेट ज़्यादा था पाकिस्तान से 5-6 रुपए का, अभी भी इतनी है, लेकिन अब क्योंकि बॉर्डर सील हो चुके हैं, कोई बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। इसी तरह हमारे जितने भी हमारी अभी सील्ड है, अभी की पोजीशन ये कि बॉर्डर सील्ड है, बिल्कुल सील्ड। अब तो कोई ना परिंदा भी नहीं आ सकते, ऐसी हालत हुई पड़ी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ, मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने जब से ड्यूटियों में इजाफा किया था, आपने देखा कुछ चीज़ों पे 400% से 600% भी ड्यूटियाँ हैं। और वो जो अफगान और पाकिस्तानी ट्रेडर थे, वो अफगान ट्रांजिट के नाम पे वहाँ माल मंगाते थे, और वहाँ से फिर पाकिस्तान आता था, तो ये सारा पैसा उसमें ज़ाया हो रहा था हमारा। इस तरह ईरान से, क्योंकि वहाँ हमारा ऑफिशियली ट्रेड नहीं है,
और उसके लिए भी यही स्मगलिंग होता था, ऑयल बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होता था, बहुत सारी लग्जरी चीज़ें स्मगलिंग होती थी, वो ऐसी चीज़ें जो कि ईरान से सब्जी तक आती थी, तो वो भी पैसे ऐसे नकद वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता था। वहाँ जो भी लोग सब्जियों में या ट्रेड के आड़ में वहाँ छुपा के ले जाते थे और वहाँ जाके कंटेनर से या ट्रकों के ज़रिए वहाँ चला जाता था। तो डॉलर की उनकी बहुत बड़ी डिमांड होती थी ईरान की और अफगानिस्तान की, उनके बाद क्योंकि इकनॉमिक सेक्शन लगी हुई है तो डॉलर के बड़े यानी कि ज़्यादा कीमत देते थे मार्केट से, ताकि उनके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। तो ये अल्लाह का शुक्र है जब से ये एक्शन हुआ है, और अल्लाह का शुक्र आप देखें ना, रुपया भी मुस्तहकम होगा उसके बाद आपकी जो रेमिडेंस बढ़ गई है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ किया कोई एक आदमी घर में 50,000 रुपये भेजना चाहता है, तो वो अगर डॉलर का रेट फ़र्ज़ किया 300 है तो उसको डॉलर कम बनेंगे, तो आपकी रेमिडेंस कम आएगी। अगर डॉलर का रेट कम है तो उसके डॉलर ज़्यादा बनेंगे। तो आप इसकी वजह यही है कि 5-6 अरब डॉलर जो बढ़ गए, उसकी वजह यही है कि हमारे जो है पहले एक आदमी अगर 50,000 घर फैमिली को भेजता था तो उसको कम डॉलर भेजने पड़ते थे, आप उसको ज़्यादा डॉलर भेजने पड़ते हैं क्योंकि रुपये का मुस्तहकम हो गया। जो रुपया मजदूर का आपकी रेमिडेंस भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी उसके साथ, क्योंकि आपकी जो इम्पोर्ट है वो सस्ती हो जाएगी। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो कम हुई है उसकी वजह यह है कि हमारे पिछले 3 साल से सैलाब आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हुआ है और हमारी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। और देखो ना दिन ब दिन जो चावल हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है और बहुत सी चीज़ें हमारी कम हो रही हैं। देखिए ये कहते हैं, अभी मैंने उसको स्टडी किया था, पता नहीं आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, वेस्ट ने जो एक असेसमेंट की हमारी कई भी बातों पर, वो ये है कि इनके मुल्क में क्लाइमेट चेंज की वजह से मसाइल हैं। हर 2-3 साल के बाद उनका कहना ये कि पाकिस्तान में सैलाब आता है और आ रहा है, ज़ाहिर बात है उनकी बात का टेस्टमेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इन पर टिड्डी दल का हमला हुआ था, वो बड़ा खौफनाक टिड्डी दल का हमला था, जिसमें हमारा क्लेम ये है कि अरबा डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ, लेकिन मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं देता कि हमने उसे डॉक्यूमेंट किया हो या उसके एवज़ कोई मुआवजा वसूल किया हो। तो सर ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मिस हो जाती हैं। आपको होता होगा ये टिड्डी दल का बहुत बड़ा हमला हुआ था पाकिस्तान में। टिड्डी दल कुदरती चीज़ है, इसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों का कहना ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो टिड्डी दल यहाँ आई थी, जिसे लोकस्ट कहा जाता है, और उसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए। आपको भी याद होगा इसका? बिल्कुल याद है, बड़ा नुकसान हुआ था। और मैं समझता हूँ हुकूमत को इसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए थी, इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूएनए में जाके और जितने भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनको बताना चाहिए था कि इसकी वजह से हमें हमारा जो सैलाब से नुकसान होता है उसको हमने डॉक्यूमेंट किया है, और उसको हमें जो पाकिस्तान ने अपील की थी उसमें लोगों ने कोई 50 अरब डॉलर की कहा था कि हम देंगे, लेकिन उसमें से 10 अरब डॉलर बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से। हाँ, बाकी अभी तक हम क्लेम ही नहीं कर सके। और हमें इसके लिए तो शोर मचाना पड़ता है, बार बार दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, तो वो हमारे में वो कमी है हमारी। हम जो है अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। हमने क्लेम किया लेकिन हमने फॉलो अप एक दफ़ा करके फिर हमने छोड़ दिया। ये तो आपको हर 3 महीने बाद जो कंट्री उनको याद दिलाएं, भाई आपने इतने अनाउंस किया था, आप हमें दें, हमारा फिर आगे सैलाब का खतरा है। नहीं, लेकिन ये फर्जी बात नहीं थी टिड्डी दल वाली, ये तो यहाँ से गुजरे भी ना, मतलब आपको याद होगा रिकॉर्ड है उसके, ये कि उसको रिकॉर्ड करते, डॉक्यूमेंटेड करते, बताते और यूएनओ को शामिल करते, उनकी टीम आती तो वो एडमिट करते हाँ भाई इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, यूएनओ को हेल्प करनी चाहिए। उसने यूएनओ ने तो उसको कोई हमारे सपोर्ट ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे सैलाब भी की थी कि हाँ बड़ा नुकसान हुआ है, और उन्होंने वो भी जनरल सेक्रेटरी साहब की मेहरबानी है और उन्होंने दौरा किया था। लेकिन हमने तय कर लिया कि डैम नहीं बनाना हमने, है ना? देखो डैम के तो तय हो गया हमारा। ये बड़ी अच्छी आपने बात छेड़ी है, और मैं समझता हूँ डैम के बगैर पाकिस्तान सर्वाइव भी नहीं करेगा। हमारी मैशियत, हमारी सब कुछ तबाह, ज़राअत तबाह हो जाएगी, मैशियत के साथ ज़राअत, और हमारी बिजली भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि पानी जब नहीं होगा तो हमारे तमाम डैम जब खुश्क हो जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का अभी से तो इंडिया पैसे पहले आपकी दरियाओं नहीं, तो इंडिया क्यों डैम पे डैम बनाए जा रहा है? हम शाणे हैं, ज्यादा हैं, अक्लमंद हैं, हम डैम नहीं बनाएंगे। नहीं, हम नहीं बनाएंगे डैम, हम वो इसलिए बना रहा है कि जो पानी उसका ओवरफ्लो होता है वो भी कहते हैं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, उसको भी इस्तेमाल ना कर सके, समझ गए ना? तो उसका तो ये वजह है कि डैम इतने बना दो कि पाकिस्तान में एक बूंद भी आगे ना जाए, उनके डैमों में रहे, और पानी भी सारा कंट्रोल में आ गया। जिस दिन सैलाब छोड़ दे, जिस दिन सैलाब छोड़ दे, जब ओवरफ्लो होता है तो दरवाजे खोल देते हैं, और हमारी मैशत हम तैयार ही नहीं होते, आगे हमारे पास डैम ही नहीं कि उन पानी को हम समेट सकें, वो हमारी मैशत को बहा के ले जाए। लेकिन हमने नहीं बनाना डैम सर, हमने डैम नहीं बनाना, हमने जिद लगा ली है बस। हुकूमत को चाहिए कि हर मेरे ख्याल 10 किलोमीटर पे छोटे डैम बना ले, बड़े नहीं बनाना चाहता। हर 10 किलोमीटर कुछ डैम बने हुए हैं, आपने एक दीवार ही बनानी होती है। जितने भी ये पहाड़ी इलाके हैं या मतलब चकवाल हो गया, अटक हो गया,
रावलपिंडी हो गया, ये सारे नीम पहाड़ी इलाके हैं। और इसमें मैंने देखा, मैंने खुद भी विजिट किया, हमारी अपनी भी ज़मीनें हैं, हमने अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने हमने खुद को इस वक्त 6 डैम बना चुके हैं हम लोग खुद, अपनी मदद आप छोटे छोटे डैम, छोटे छोटे डैम। और वो हमने उसको शुक्र हमारी एग्रीकल्चर बड़ी है, हमने उस पर आलिव की प्लांट लगाए हैं, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 15,000 प्लांट हम लगा चुके हैं। और उसकी फ्रूटिंग भी आ चुकी है। तो हमने लोगों को भी अवेयरनेस इसकी दे रहे हैं कि आप चकवाल का इलाका आपको पता है, जैतून आइडियल इलाका है, और स्पेन से इटली से बड़े डेलीगेशन आ रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, हमारी जितनी भी हम अच्छा, जो जेनस आपने वहाँ लगाया, ये वहाँ इटली स्पेन वाला लगाया, ये यहाँ का हाइब्रिड कोई लगाया है? नहीं, ये इटली और स्पेन के हुकूमत ने हमें, पंजाब हुकूमत के, मैं समझी शहबाज शरीफ से चीफ मिनिस्टर से 2014 में, अच्छा, तो ये उन्होंने एक्शन लिया था। और आज अल्लाह का शुक्र है वो पौधे जवान होकर फ्रूटिंग पर आयल पे आ चुके हैं। तो जब चकवाल में बड़े पैमाने में हुकूमत ने ये बड़ी तो ये शक्ल सूरत इनकी कैसी होती है? मतलब ये आम आदमी के लिए तो एक जैसी होती है, जैसे चैनी हमारे लिए एक जैसे हैं, इसी तरह उनके लिए उनको भी एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन उसके पत्तों में और उसकी टहनियों में, उसके फल में फ़र्क होता है। अच्छा, वो एक्सपर्ट इसको समझ सकते हैं। अच्छा, तो लेकिन वो हमारे मौसम के साथ एडजस्ट हो गए। हाँ, हो गया। नहीं, बड़ी अच्छी चकवाल में, हालांकि लोगों को उम्मीद नहीं थी इस वक्त। पर प्लांट जो है, प्लांट है वो 30 से 40 kg, 20 से 40 kg के दरमियान फल दे रहा है, जो जवान है, जो कि मैच्योर हो चुका है, और 10 साल। और यूनिक चीज़ ये है कि ऊंची नीवी ज़मीन पर ये उग जाता है। हाँ, बड़े अच्छी तरीके से, उसको पानी की बहुत कम चाहिए होता है, और सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा। और इसकी लाइफ देखो ना, इसकी जैतून की तो अल्लाह ने कसम उठाई है ना, वो तीन है, वो जैतून है, वो तूर सीनीन ना। तो ये तो जन्नत का फल है, और इसमें बरकत ही बरकत है। इसके फ़ायदे बेहिसाब है। इसके तेल की बड़ी डिमांड है। हम लोग तो जब तेल निकालते हैं तो लोग उधर ही मशीन पे ही आके ले जाते हैं, इतनी इसकी डिमांड है। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो ऑयल की मशीनें, ये भी गवर्नमेंट्स लगा रही हैं। केपी के का तो मैंने सुना था कि गवर्नमेंट ने अभी दिए हैं, और हर सूबे में एक दी है मशीन। और उससे भी बड़ा, यानी कि जो मशीनें गवर्नमेंट ने लगाई थी वो, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग हैं, वो ख़राब हो गई तो उसको सही नहीं कराता था। राइट। और जो जिन लोगों ने दी प्रोवाइड की थी वो, ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है इसकी। जी जी, ज़ाहिर है, कोई छोटी से छोटी मशीन भी 1 करोड़ से कम नहीं है। तो हुकूमत जो है इसमें लोगों को आसान कर्जे भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है। तो हुकूमत अपने तौर पर कोशिश, पंजाब हुकूमत खास तौर पर बड़ी कोशिश कर रही है, और मैं समझती हूँ बाकी हुकूमतें भी करें। बलोचिस्तान बड़ी आइडियल जगह है, केपी की बड़ी आइडियल जगह है। बलोचिस्तान में तो जो जंगली जैतून है, उसको कोई करोड़ों के हिसाब से पौधे पड़े हैं, उनको कोई फल ही नहीं उतारता। अच्छा। अगर वो हम फल ही उतार लें तो अरबों डॉलर हम कमा सकते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछली दफ़ा भी थोड़ा बहुत जिक्र हुआ था, लेकिन मुफस्सिल बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये काफ़ी इस बारे में डिस्कशन हो रहा था। और पिछली गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में भी इन्होंने कोशिश बहुत की। और जैसे ये बता रहे हैं कि ऑलिव प्लांटेशंस जो हैं काफ़ी फ्लरिश की हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिजिनस अगर ऑलिव प्रोडक्शन हो जाती है, ऑलिव ऑयल भी बड़ा कीमती है, उसके अलावा ऑलिव जैतून वैसे भी खाने में भी बहुत सेहतमंद चीज़ें हैं, तो ये इससे बड़ी सेहत अच्छी होती है। लेकिन ये कि मैं ये इसी को आगे ले जाते हुए मैं आपको एक और टॉपिक पर भी लाता हूँ। आपको पता होगा कि इस वक्त फ़िशरीज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ रही है। और फिर वही बात है कि वैसे तो ये सिंध में ज़्यादा काम होना चाहिए, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है, मेरे ख्याल से इसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, सपोर्टिव है या फैसिलिटेटिंग है। क्योंकि पंजाब के अंदर मैंने देखा है कि भी फ्रेश वाटर फिश फार्म्स काफ़ी ज़्यादा बन गए। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत उनको सपोर्ट भी कर रही है, लोन भी दे रही है। और मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे काटेज इंडस्ट्री की तरफ हो जाता है। इसमें हुकूमत अगर छोटे काश्तकारों को, छोटे कारोबारी तबके को, छोटे आम आदमी को अगर लोन दे दे तो वो एक तो लोन वापस कर देता है, और दूसरा ये होता है कि उसमें GDP बढ़ेगी, आपकी उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम तभी बढ़ती है आम आदमी की इनकम बढ़े, और यही आपकी अकाउंट होती है। अभी हमारी देखो $1600 कोई $72 हमारी GDP बहुत ही कम है। और हमें जो है इसको इजाफा करना है। हमारी गुर्बत के 1/3 लोग जो है एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं। तो ये सारी चीज़ें यही हैं कि हुकूमत अगर कोशिश करे और आम आदमी को जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो फंड है, इसको साथ अगर इसको इंडस्ट्री लगा दी जाए हर इलाके में, तो मैं सकता हूँ उससे भी बड़ी काटेज इंडस्ट्री आप लगा दें भाई, ताकि लोग अपनी मदद। दैट्स आल्सो गुड स्ट्रेटजी। इसके बजाय मतलब इतना बड़ा पूल ऑफ फंड होता है या टाउन सतह पे जो भी पैसा है उनका एक डेटा आपके पास है। आप तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, आप उनका डेटा लें और उनको बिठाएं। उनको 10,000 तो आप दे रहे हैं, 10,000 उनको बोले हम आपको इंडस्ट्री लगा देते हैं, उससे भी आपको 20,000 क्यों ना कमाएं आप। बड़ा अहम नुकता आपने पेश। एग्रीकल्चर के अंदर भी चूँकि हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज़ हो गई, एक्वाकल्चर हो गया, इसका बड़ा पोटेंशियल है, यहाँ पर भी है, लेकिन इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन अब मैं मलिक बोस्तान साहब को उस टॉपिक पे बात ना करवाऊँ जो इस पूरा ही हफ्ता गर्दिश में रहा, तो फिर गलत हो जाएगा। वो है गुल प्लाजा।
तो वैसे तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही कारोबार करते हैं, लेकिन कराची शहर में रिहाइश है, किससे उनसियत है, मोहब्बत है। तो इसलिए आपसे पूछूंगा मलिक बोस्तान साहब, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुल प्लाज़ा का, और वहाँ पर अब जो भी मामलात बनते हैं वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन तवज्जो तलब चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस कराची के अंदर एमरजेंसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज, इनकी इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ये मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? देखो जी, हम बदकिस्मती हमारी जो फायर का निज़ाम है बहुत ही बुरी तरह ख़त्म हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, बल्कि क्रश कर चुका है। जितने भी आप बिल्डिंगें हैं वो सारी की सारी वायरिंग बिल्कुल नंगी पड़ी है जी। और सारे के सारे किसी वक्त भी उनको आग लग सकती है। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं, कोई ऐसा अदारा नहीं उनको जाके सही कराए। और इवन जिस बिल्डिंग में मैं खुद रहता हूँ वो बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, तो वो कराची फूड है हमारी, वहाँ एक्सचेंज है और भी बड़े बड़े वहाँ शॉप्स हैं और काफ़ी बड़ा प्लाजा है। तो उसकी मैंने अगले दिन इसी जब गुल प्लाजा को आग लगी तो मैंने कहा जी इसको भी देखो भाई, खुदा के बंदो, कहीं पता चले हमारी बिल्डिंग भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो वाकई उसका कोई हाल नहीं था। फिर हमने वहाँ इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उससे बात की, और जब लोगों से बात करो यार, अपने शेयर करो अपने अपनी शॉप के हिसाब से, तो हमारे बदकिस्मती ये पूरी शॉप जला देंगे लेकिन शेयरिंग नहीं करेंगे। तो हमने उसको कहा भाई, कराची फीड को वाले कहा, और हमारी दो बड़े ज़्यादा ऑफिस और हमारी शॉप्स थी, तो मैंने यार ये दें ना दें, हम लोग तो इसको ना फूल प्रूफ बनाते हैं, फायर प्रूफ बनाते हैं, आप जो मेहरबानी करें। तो सर हर आदमी को अपनी मदद आपके तहत अपनी अपनी जहाँ जहाँ रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं या किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है, बल्कि जहाद है आपके लिए, क्योंकि आपको घर को भी बचाएंगे, घरों की भी यही हालत है, वहाँ भी कोई फायर एक्सटेंशन नहीं होते, कोई फायर बॉल नहीं होते, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती। तो ये तो मैं समझता हूँ हर आदमी को उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और फायर जितने भी एक्सटेंशन है, जो जितने भी वहाँ हर जगह पे होने चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता, जैसे आप ये गुल प्लाजा की बात है, जितने मुंह इतनी बातों वाली बात है। कोई कहते हैं जी किसी बच्चे ने वहाँ माचिस जलाई तो उससे आग लगी और वहाँ फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं था, वो बढ़ते बढ़ते पूरे प्लाजे में फैल गई। सर देखें, आग तो एक ऐसी चीज़ है, उससे खेलना नहीं चाहिए, ये तो मैं वैसे भी कहता हूँ, घर में भी बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए, ना आग लगानी चाहिए हकीकी, ना वैसे लोगों के दरमियान आग लगानी चाहिए, वो भी एक आग होती है। लेकिन ये कि मैं ये कहता हूँ कि मेन एम ये कि जिस तरह भी लगी, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस ज़रूर हैं, ये तो आप भी मानेंगे ना। सबसे पहले सस्पिशियस है, सबसे पहले तो हम तमाम जितने के प्यारे इस आग में जल गए हैं और लापता हो गए हैं, हम उनके बड़ा अफसोस करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, और जितने भी जिन लोगों को लापता है उनको मिल जाएं। और मैं सिंध हुकूमत ने सुना है कि ऐलान किया है कि वो गुल प्लाजा की पूरी तामीर कराएंगे, और जितनी भी दुकानें इतनी बनाएंगे, उससे ज़्यादा फ्लोर नहीं बन, क्योंकि ये भी बातें की जा रही थी कि ये किसी ने जानबूझ के जलाया है और इसके 42 मंजिला बनाई जाएंगी। तो उसको सिंध हुकूमत ने तरदीद कर दी कि हम जितनी स्टोरियाँ थी इतनी से ज़्यादा 1 इंच भी नहीं बनाने देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि और उसके बाद उन्होंने कहा हम दुकानें खुद बिल्ड करके देंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हम उनको लोन भी देंगे। तो ये हुकूमत ने मैं समझा बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट की है, लेकिन मलिक बोस्तान पे अमल होना चाहिए। मलिक बोस्तान साहब, बात ये है कि आप जानते होंगे कि कुछ चीज़ों में इंटरनल कंबस्चन होती है, कुछ चीज़ें जल आसानी से जाती हैं, पॉली प्लास्टिक या इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है ये इतना ज़्यादा किसी भी मार्केट के अंदर जमा नहीं होना चाहिए, चाहे वो दुकान के लिए ही माल क्यों ना हो। ये फिर आपको पता है ये चीज़ें आग पकड़ती हैं। मुझे नहीं पता कि ये आग केमिकल की थी या नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर है, मुझे ये पता है कि प्लास्टिक की चीज़ों को आग लगती है और उसके बाद फिर वो केमिकल ही बनती हैं और वो पानी से नहीं बुझती, जो मैंने सुना है। पता नहीं शायद मैंने गलत सुना हो, लेकिन ये मैं आपने सही सुना है। और वहाँ गुल प्लाजा जो होलसेल मार्केट थी, पूरे कराची के लोग वहाँ जाते, वहाँ चीज़ें सस्ती होती थी। वही चीज़ अगर किसी और मार्केट में 5000 की, तो वहीं आपको 3000 की मिल जाती थी। तो इसलिए पूरी पब्लिक जो है वो उधर ही रुख करती थी, और बड़ा पुराना प्लाजा था, कोई आज का नहीं था। तो मैं समझता हूँ इसको हुकूमत को जो आपने बात की है, तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और कम से कम इतना तो ऐसी मार्केटों में हो कि हर उस दुकान में फायर के जितने भी आलात हैं वो होने चाहिए, और उसके लोगों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसी तरह वहाँ पे पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, गोरों के यहाँ ना ज़रा भी कोई चीज़ इन्फ्लेमेबल होती है, आप देखें उस पर उन्होंने स्टिकर लगाया हुआ होता है इन्फ्लेमेबल, ताकि इसके नज़दीक कोई खड़ा नहीं हो, कोई माचिस नहीं जलाए, कोई कुछ ना करे। तो सर ये तो फिर पूरी मार्केट के अंदर लगा हुआ होना चाहिए कि भाई माचिस ना जलाओ, बच्चा भी ना खेले, ताकि ये तो एक बात है ना। अब ये बहरहाल जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उस साने को जो है पूरे हर पाकिस्तानी का
दिल दुख रहा है और उनके साथ हैं, उनके रंज में हम शरीक हैं। और हुकूमत को इस जो है ना बेहतरीन मिसाल कायम करके आइंदा के लिए कम से कम बचाए लोगों को। और ये देखें, मैंने ये भी देखा है सर, लोग पेट्रोल पंप के ऊपर भी जो है ना वो इस बारे में कोताही करते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो माचिस भी जलाते हैं और वो ये एहतियात करते हैं। ये इस सिलसिले में हम बिल्कुल लापरवाह है हमारी कौम। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ज़िम्मेदार शहरी बने और जहाँ भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो वो ये चीज़ें तो हमें जहाँ कूड़ा करकट मन है तो वहीं हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं। तो ये तो हमारी आदत है। आग जलाना मन है वहीं आग जला देते हैं। तो जहाँ पर चैकिंग करना मन है वहाँ हम चैकिंग कर देते हैं। तो हमारी गैर जिम्मेदारी तो है, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी बतौर पाकिस्तानी शहरी पूरी करनी चाहिए और हमें इस पर अमल करना चाहिए। और सर्दियों का मौसम है, डीकैंटिंग नाजरीन मना है। डीकैंटिंग के माने ये होते हैं एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में गैस भरना। ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। जगह जगह के ऊपर लोगों ने बड़े बड़े गैस सिलेंडर रखे हुए हैं। गैस की आपको पता है कमी है, एहतियात बरतें। डीकैंटिंग मना है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि चूँकि भाई आप लोग ये नई फैसिलिटी दे पा रहे तो फिर हर इलाके के अंदर फिर आप एक बाकायदा अपना सेटअप लगाएं जहां आप लोगों के घरों के सिलेंडर भर के दें। मेरा ऐसा ख्याल है। मलिक बोस्तान साहब, आपने देखा होगा ये जगह जगह पर या तो गांव देहात तक फिर ये चीज़ होनी चाहिए आसानी। बड़ी अच्छी आपने कौम को एहसास दिलाया है और लोगों को जिम्मेदारी का और लापरवाही का बताया है कि आप फिलिंग ना करें, आप जो पूरा सिलेंडर लेके आएँ और उस बजाय उसको दें जहाँ ये पंप लगे हुए हैं, जहाँ फिलिंग का पूरा इंतज़ाम है, फायर प्रूफ इंतजाम है। आपके देखो आपकी जान जाएगी, आपका घर पूरा जलेगा। अभी पीछे इसी गैस की वजह से पूरा घर जल गया, आपको पता है, जिसमें नई नवेले दूल्हा और दुल्हन वो भी उसकी लपेट में आ गए। 9 घर एक अफराद के, 9 अफराद एक घर के जल गए और सिलेंडर की वजह से, सिलेंडर फटने की वजह से। तो ये सोच ही को सिलेंडर हमेशा अपना, और ये हर चंद दिन के बाद होता है सर, ये हर चंद दिन के बाद हो रहा होता है। गैस सिलेंडर फट गया। हम आवाम से रिक्वेस्ट करेंगे सिलेंडर अपने छतों पे रखें, जब छतों की बजाय दूर रखें ताकि छत भी फटेगा तो आपको ही नुकसान होगा। इस तरह कम से कम किचन में ना रखें, किचन से बाहर रखें और किचन से दूर रखें तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी जितनी भी सेफ्टी है उसको फायर फूल प्रूफ बना के रखें ताकि उसको आग ना लगे, आपका नुकसान ना हो। आपका नुकसान पूरी कौम का नुकसान होता है, एक आदमी का नुकसान ही होता है, दुख होता है, आपके प्यारों को भी होता है, सर कौम को भी होता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अमल करें ताकि आपको बचाएं और पाकिस्तान को भी बचाएं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। और मैं मलिक साहब, आप जब भी आते हैं इस तरह के अवामी नौइयत की गुफ्तगू भी करता हूँ ताकि लोग जो आपके सुनने वाले में, हमारे सुनने वाले, सब देखने वाले, वो इसके बड़े इससे फ़ायदा उठा सकें। उनको जो कोताहियाँ वो कर रहे हैं उसको जल्दी हल करें। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ मलिक बोस्तान साहब कि इकनॉमिक रिवाइवल तो अपनी जगह हो गया, लेकिन रिफॉर्म प्रोग्राम जो कि तजवीज़ किया गया था इस्लाहात का, उस प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद थोड़ा सुस्त रवि का शिकार है। ज़रा इस सिलसिले में कुछ बताएं और किस तरह से हुकूमत इसमें तेज़ी ला सकती है अगले आने वाले बजट से पहले, उसके बारे में बताएं। मैं समझूँ इसमें नवाज शरीफ साहब जो 93 में जब आए थे तो इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट आपको पता है जी इंट्रोड्यूस कराया था। उस वक्त जो रिफॉर्म हुए अभी तक उसके बाद नहीं हुए। ये पहले वज़ीर-ए-आज़म में जिन्होंने रिफॉर्म एक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया और बहुत सारी चीज़ें बनाई और इकानमी को फ्री किया। और आज अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क में मोटरवे का जाल है, आप एयरपोर्ट बन चुके हैं, आपकी इकानमी जो है फ्री मार्केट वजूद में आ चुकी है। पहले ये चीज़ें नहीं थी और आज ये रेल पहले इस एक इकनॉमिक रिफॉर्म की वजह से हुई है। अब इसको कंटिन्यू नहीं की गया, उसके जो ऐलान थे उस पर भी अमल नहीं किया गया। अब भी हुकूमत अगर चाहे तो उस पर अमल करे और जो नए रिफॉर्म लेके आए, नए हालात के मुताबिक, डिजिटल दौर है, क्रिप्टो का दौर है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके साथ चलना है। AI का दौर है, इसको हमने अवेयरनेस लेनी है, लोगों को ट्रेन करना है और लोगों को ये जो AI ऐसी चीज़ है अगर आप इस पर इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो आप अपने आप को खो देंगे, दुनिया की दौर से बहुत पीछे रह जाएंगे। जी। तो AI की हकीकत को आप तस्लीम करें, इसके जितने भी MSME इंस्टीट्यूट होने चाहिए लोगों को सिखाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। और जो और ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है, हकीकत है। इसको जो वही कह बिल्ली आती है और कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं, मुझे नहीं देख रही, तो ये हम करेंगे तो दुनिया से बहुत पीछे रहेंगे, अंधेरे में चले जाएंगे। मलिक बोस्तान साहब, मैं खुद लोगों को यही कहता हूँ कि देखें, एक ख़त लिखने में कभी कभी लोगों को 1 दिन लग जाता था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड भी नहीं लगाता, आप देखें वो पूरा का पूरा ख़त निकाल कर आपके सामने पेश कर देता है। मुश्किल मुअम्मा या मसला उसके सामने रख दें,
फ़ौरन हल कर देता है। अकाउंटेंट आपको याद होगा हमारे कितनी गलतियां किया करते थे, अब सिर्फ जो है वो आप एआई के अंदर डालें इंफॉर्मेशन, वो उसको चेक करके बता देता है। आप मुझे बताएं इसमें क्या, इसमें आसानी पैदा हो रही है? नहीं, आसानी, लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी, जॉब चली जाएंगी। प्रोपेगेंडा करने से कुछ नहीं होगा। जैसे प्रिंटिंग की जब दौर आया था तो यही प्रोपेगेंडा था। अब डिजिटल का दौर है तो दोबारा वही प्रोपेगेंडा था। हम पीछे रह गए। उस वक्त हम प्रिंटिंग में अगर साथ देते तो आज हम कहाँ होते। तो हम 100 साल पीछे हैं ना दुनिया से। उसकी वजह ये है कि हम वक्त के साथ चलते नहीं। एआई का दौर है, डिजिटल का दौर है, क्रिप्टो का दौर है, इसको आप अपनाएं। हमारे लोग तो ऑटोमेशन को नहीं मान रहे सर आज भी। तो जुबानी कलामी और वो कागज के खाते भर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई एआई का दौर आ गया, हमें तो बहुत आगे होना चाहिए इस वक्त। हाँ, जेपीटी का दौर है, गूगल का दौर है, एआई का दौर है। जो भी चीज़ आपको 1 सेकंड के अंदर आपको वापस जवाब देते हैं। आप कोई भी, अच्छा, हर जुबान में बोल रहा है भाई, वो हर जुबान में जो मर्जी बोल रहा है। ट्रांसलेटर साथ उन्होंने दे दिए। और बड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको जो प्रोनाउंस करना सिखा दिया उसने, वो चीज़ लफ्ज़ आपको उससे तालीम हासिल करें। बल्कि मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने कल पढ़ा, पता नहीं उसकी अभी कितनी वो उसमें सदाकत है बात में, कि उन्होंने पंजाब के अंदर स्कूल के और तालीमी निज़ाम के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि बच्चे सही से तालीम हासिल कर सकें। अगर ऐसा अमल उन्होंने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ होना चाहिए। देखो जी, इसी का दौर है, बच्चे हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं। हाँ देखो ना, मैं देखता हूँ कई जगहों पर, आपने भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 साल के बच्चे, वो फ़ोन लेकर उनकी माएँ उनको पकड़ाती हैं किसी तरह हमारी जान छोड़ें, अपने गेम में लगे रहें। तो लेकिन वो इतने होशियार हो जाते हैं कि आम आदमी जो पढ़ा लिखा आदमी उनके मुकाबले में उनको मुकाबला नहीं कर सकते 4-5 साल के बच्चे का। जी। वो इतने ज़्यादा तेज़ हो, इतने ज़्यादा पिकर होते हैं। तो अगर उसको 5 साल की उम्र में या 7 साल या 10 साल की उम्र में एआई में लगा दिया जाएगा तो वो बड़ा होकर क्या करेगा, बहुत कुछ सीखेगा और सिखाएगा भी। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी तरफ से आया। और मलिक बोस्तान साहब, मुझे यही खुशी रहती है कि आप जो हैं वो बहुत ओपन माइंडेड हैं और फॉरवर्ड लुकिंग है, और ख़ास तौर पे टेक सेवी और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले आदमी हैं। इसीलिए आप इन चीज़ों को फ़ौरन एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग जो कि आपकी इंडस्ट्री है इसके अलावा भी शामिल हैं वो बड़े रिलक्टेंट हैं। अच्छा है कि आपने इस बारे में जो है वो बिल्कुल एक मस्बत बात की है, और मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।